रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मुताबिक ये यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के उत्तर तक फैला हुआ है। 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देश फैला हुआ है। यहाँ बहुत से मॉडर्न शहर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जिसमें आज भी प्राचीन परंपराओं पर चलने वाले लोग रहते हैं। जहाँ रूस में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं, तो रूस का बहुत बड़ा हिस्सा अब ऐसे शहरों में रहना पसंद करता है जहाँ सभी चीजें आधुनिक हों। ये है रूस की राजधानी मॉस्को, रूस का दिल। इस शहर की इमारतें, सड़कें लाजवाब दिखाई देती हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने से पहले 19 देश और थे जो रूस का ही हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश थे। साल 1991 में सोवियत संघ टूटा और इन देशों को रूस से आजादी मिली। आज भी रूस इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि हमारी धरती का 11% हिस्सा रूस में ही जाता है। जहाँ जमा देने वाली ठंड पड़ती है, ना खत्म होने वाले जंगल दिखाई पड़ते हैं, खूबसूरत पतझड़ का मौसम आता है और गर्मियाँ तो यहाँ सिर्फ 3 महीने की ही होती हैं, जिन्हें लोग ऐसे बिताते हैं मानो 3 महीने के लिए कोई त्योहार आ गया हो। यहाँ के लोगों को गर्मियाँ बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि गर्मियों में इन्हें भारी भारी और बहुत सारे कपड़े नहीं पहनने पड़ते। इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को किसी दूसरे देश के मुकाबले भारतीय पुरुष बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूस अगर घूमने भी गए हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे शादी करना चाहती हैं। कई भारतीय पुरुष हैं जिनकी शादियां रूसी महिलाओं के साथ भी हुई है। राजधानी मॉस्को की नाइट लाइफ बेहद ही कमाल की होती है। रात के चाहे 2 ही क्यों ना बजे हों, लोग सड़कों पर घूमते मिलते हैं। खास मौकों पर तो मानो ये शहर रात में सोता ही नहीं है। रूसी लोगों को टैटूज बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बालों को अतरंगी रंगों से कलर करना भी इन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। ब्लैक ड्रेस इनकी पहली पसंद होती है। इसके अलावा रूस की महिलाएं ना मोटी मिलती हैं ना पतली, मानो भगवान ने इन्हें वरदान दे दिया हो कि ये हमेशा खूबसूरत ही रहेंगी। ये है रशिया का एक और बहुत ही सुंदर गांव जिसका नाम है व्यात्सुकोए, जो कि शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इस गांव के किनारे एक नदी बहती है जिसका नाम है ओक्टोनका। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। इस गांव में 18वीं और 19वीं शताब्दी की लगभग 50 से भी ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं, जो अभी भी अच्छी हालत में हैं। इन इमारतों में कई इमारतें किसानों से जुड़ी हैं, जैसे उनके घर और टैवर्न। ये गांव इतना सुंदर है कि हर साल इसे देखने 30,000 टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिसमें लोकल रशियन तो होते ही हैं, साथ में विदेशी सैलानी भी। गांव में काफी सारे म्यूजियम हैं, एक रेस्टोरेंट म्यूजियम भी है, सिनेमा है और कॉन्सर्ट हॉल भी हैं। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में ये गांव ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। यहाँ सड़कों की हालत खराब थी, पुराने चर्च की दीवारें चटक रही थी, लेकिन फिर गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर यहाँ की स्थिति को सुधारने का फैसला किया और साल 2008 तक ये पूरा गांव व्यात्सकोए पूरी तरह से बदल गया और आज ये गांव रशिया के सबसे खूबसूरत गांव में गिना जाता है। यहाँ की आबादी सिर्फ 1500 लोगों की है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट 30,000 आते हैं। गांव के लोग खेती करते हैं और जब उन्हें समय मिलता है तो वो टूरिस्टों को पूरा गांव दिखाते हैं, जिससे उनकी अलग से कमाई होती है। इस गांव में कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता। यहाँ कई इमारतें हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। गांव में बिजली है, पानी है, पक्की सड़कें हैं और जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको यहाँ जाने पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये कोई गांव है, लेकिन यहाँ की सुंदरता, शांति और स्वच्छता आपका दिल जीत लेगी। ये देश इतना बड़ा है कि
अगर कोई इसके एक हिस्से में है तो वहाँ दिन का समय होता है, और अगर कोई इसके दूसरे हिस्से में है तो वहाँ रात का वक्त होता है। यहाँ पर 11 टाइम जोन हैं। एक ही समय में इस देश में 11 अलग अलग टाइम होते हैं, और ऐसा सिर्फ रूस में ही देखने को मिलता है और किसी भी देश में नहीं। दुनिया भर में रूसी महिलाएं व्यापार करने जाती हैं, फिर चाहे वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो या फिर भारत, हर जगह ये मौजूद होती हैं। इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। इनके सुनहरे बाल, दूध की तरह सफेद रंग इन्हें और ज्यादा सुंदर बना देता है। रूस के अगर एक बिंदु से यात्रा शुरू करी जाए और इसके आखिरी बिंदु तक पहुंचा जाए तो वहां तक पहुंचने में 7 दिनों का समय लगता है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में रूस के महान नेता और क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के मृत शरीर को आज भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। तब से यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है उनके सम्मान में। इस म्यूजियम में लोग आते हैं और उनके मृत शरीर को देख सकते हैं, जो कि 100 सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। लेनिन की समाधि रूस की संस्कृति और विरासत की पहचान मानी जाती है। ये है मॉस्को की सबसे प्रसिद्ध इमारत। इसका नाम है सेंट बेसिल कैथेड्रल। ये एक चर्च है। इसे 460 साल पहले यानी 1555 से 1561 के बीच इवान द टेरिबल ने बनवाया था। रूस में सेंट बेसिल नाम के एक बड़े पादरी हुए थे, उन्हीं की याद में इसे बनवाया गया है। इसकी खास बात है कि इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। इसके सभी गुंबद अलग अलग आकार और रंगों के हैं, जो इसे और ज्यादा सुंदर बना देते हैं। रूस के लोगों को बियर पीना बहुत पसंद है। शायद इसीलिए 2011 से पहले यहाँ बियर को बियर माना ही नहीं जाता था, बल्कि बियर तो मानो यहाँ कोई सोडा ड्रिंक हो, जिसे जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी पी सकता है। पब्लिक प्लेस हो, सड़क हो, पार्क हो या फिर घर हो, कहीं भी बियर पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन साल 2011 के बाद पब्लिक प्लेसेस पर इसे पीने पर रोक लगा दी गई। ये जो आप देख रहे हैं, ये है गम मॉल, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर इसे कोई एक्सप्लोर करने की सोचे तो उसे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे इस पूरे गम मॉल को घूमने में। इसके अलावा यहाँ का रेड स्क्वायर एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है और लोकल रशियन लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। यहाँ लोग वीडियो शूट करते हैं, घूमते हैं। इस पूरे इलाके में लाइटें लगी हैं और जब ये लाइटें जलती हैं तो मानो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और लगता है जैसे कि यहाँ कोई पार्टी ही चल रही है। इस जगह पर रूस अपनी मिलिट्री परेड भी करता है। ये है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर, रूस की शाही राजधानी। ये शहर अपने अंदर पूरे रूस का इतिहास, संस्कृति और कला को समेटे हुए है। यहाँ देखने को मिलते हैं बड़े बड़े महल, पुरानी इमारतें, स्टैचूज और शानदार चर्च, जो बताते हैं ये देश पहले से ही कितना खूबसूरत है। यूरोप से, एशिया से, पूरी दुनिया से इस देश को देखने, घूमने और समझने के लिए हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया से 60,000 लोग बिजनेस टूरिज्म के लिए रशिया गए थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीयों को भी रूस कितना ज्यादा पसंद है। इसके अलावा लाखों लोगों का रूस घूमने का एक और कारण है कि इसका बेहद ही सस्ता होना। रूस में जो करेंसी चलती है उसे रूबेल कहा जाता है, जो इंडिया के केवल 92 पैसे के बराबर है। यही वजह है लोग बहुत ही कम पैसों में रूस में एक लंबा समय बिता सकते हैं। यहाँ के लोगों को रूसी बोला जाता है और ये लोग रशियन भाषा बोलते हैं। 14 करोड़ 46 लाख की आबादी में यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जो कुल आबादी का 71% है, जबकि दूसरा बड़ा धर्म रूस में इस्लाम है, जिसकी हिस्सेदारी 15% से लेकर 18% तक है। जबकि 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। रूस में जो मुस्लिम आबादी है वो खासतौर पर कॉकसस और ततारस्तान जैसे हिस्सों में रहती है। रूस के लोग
बहुत ही शांत स्वभाव और बुद्धिमान माने जाते हैं। जब सोवियत संघ और रूस एक ही थे, तब से अब तक इसने कुल 31 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। 1962 में लीव लैंडर ने पीस में नोबेल प्राइज अपने नाम किया था। 1975 में एंड्री सखारोव ने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था और इसके बाद 1987 में जोसेफ ब्रॉडस्की ने लिटरेचर में ये पुरस्कार हासिल किया था। इतना ही नहीं, रूस ने साल 1957 में पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो कि स्पुतनिक 1 था। और सिर्फ इसके 4 सालों बाद यानी कि 1961 में रूस स्पेस एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, जब यूरी गगरिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करी और पृथ्वी का चक्कर भी लगाया। ये पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में गया था और उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। इस कामयाबी ने रूस की स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में नाम और शोहरत दिलाई। ये है रूस का सुजदल गांव। इस गांव की स्थापना 8वीं सदी में करी गई थी, जो शुरुआत में एक ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 4 सदी बीतने के बाद यानी कि 12वीं शताब्दी में यहाँ विकास होना शुरू हुआ। इसे एक राज्य की तरह देखा जाने लगा और यहाँ कई राजाओं ने फिर राज किया। इसीलिए इस गांव में आज भी कई मोनेस्ट्री और ननरी देखने को मिलती हैं। इस गांव से जुड़ी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। जब 15वीं शताब्दी में यहाँ राजा इवान राज कर रहे थे, तो उनकी पत्नी थी मारिया, जो कि 20 साल की थी, लेकिन राजा और रानी को संतान नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से राजा इवान काफी दुखी थे और वो अपनी पत्नी को तालाक भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस समय तालाक देना रूस में एक सामान्य बात नहीं थी। तालाक देने का कोई नियम या कानून नहीं था। अब राजा इवान ने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे, जिसके लिए उन्होंने नए नियम और कानून बनाए। उस समय उन्होंने इस गांव सुजदल में एक ननरी बनवाई, जो कि महिलाओं का एक आश्रम था, और एक मोनेस्ट्री बनवाई, जो पुरुषों का आश्रम था। उन्होंने अपनी पत्नी को उस ननरी में भेज दिया और खुद उस मोनेस्ट्री में चले गए। कुछ साल बीतने के बाद दोनों अलग हो गए और फिर राजा ने दूसरी शादी करी, एक ऐसी रानी से जिससे उन्हें न केवल संतान मिली, बल्कि उनकी सेना भी मजबूत हुई। आज भी ये मोनेस्ट्री और ननरी आप इस गांव सुजदल में देख सकते हैं। ये पूरा गांव 5.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 12,000 से लेकर 14,000 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अपना जीवन बहुत ही शांत तरीके से बिताते हैं। इन्हें ज्यादा दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब भी गांव में कुछ काम करवाना होता है या कोई समारोह होता है या फिर किसी की शादी होती है, तो पूरा गांव एक साथ जमा होता है और जश्न मनाता है। ज्यादातर लोग खेती करते हैं, अनाज की, सब्जियों की और खासतौर पर फूलों की। इसके अलावा गांव के लोगों की बाहर से आने वाले टूरिस्टों से भी कमाई होती है, क्योंकि ये गांव कई ऐतिहासिक स्थलों के साथ प्रकृति की गोद में बसा है और अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुआ है। बारिश के मौसम को छोड़कर यहाँ टूरिस्ट आते ही रहते हैं। जब इस गांव में सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो पूरा गांव सफेद बर्फ की चादर से ढक जाता है, जो देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगता है। लेकिन इससे गांव के लोगों का जीवन थोड़ा प्रभावित होता है। दोस्तों, रूस का रेलवे नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि यहाँ की ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो रूस को एशिया और यूरोप तक जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन लाइन 93,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सेंट पीटरबर्ग में कई लोग ऐसे हैं जिनके बाल लाल हैं। उनकी पहचान उनके बालों से होती है। साल 2010 में सभी लाल बाल वाले लोगों ने सेंट पीटरबर्ग में एक त्योहार की शुरुआत करी, जिसे सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी लाल बाल वाले लोग एक साथ सड़कों पर निकलते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते हैं और अपनी एकजुटता दिखाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। सेंट पीटरबर्ग में ये त्योहार काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से लाल बाल वाले लोग इस खास त्योहार में शामिल होने आते हैं।
रूस का आधिकारिक नाम रशियन फेडरेशन है। इसके पश्चिम में नॉर्वे, बेलारूस है, उत्तर पश्चिम में फिनलैंड है, बाल्टिक सागर के किनारे एस्टोनिया देश है, दक्षिण में लातविया है, जबकि दक्षिणी सीमा पर यूक्रेन, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया जैसे देश हैं। वहीं रूस की पूर्वी सीमा पर जापान देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने 1867 में अपना एक बहुत बड़ा राज्य अलास्का, जिसका क्षेत्रफल 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, उसे सिर्फ $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि वहां कोई नहीं रहता था, सिर्फ समंदर, बर्फ और बर्फ के पहाड़ थे। अगर आज अलास्का रूस का हिस्सा होता तो रूस का क्षेत्रफल और ज्यादा बड़ा होता। दोस्तों, रूस के लोगों को पेलमेनी खाना बहुत पसंद होता है और ये रूस की नेशनल डिश भी है। इसमें मांस का कीमा बनाकर उसे पास्ते की छोटी छोटी रोटियों में भरकर बनाया जाता है। इसे मक्खन या फिर सूप के साथ खाते हैं। क्योंकि ये काफी बड़ा देश है तो इसके समुद्री किनारे भी काफी लंबे हैं, लगभग 37,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रूस की कोस्टलाइन फैली हुई है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी कोस्टलाइन बनाती है, जो जुड़ी हुई हैं बारेंट सागर से, चुकोतका महासागर से, पैसिफिक महासागर से, जापान सागर से, काले सागर से और कैप्सियन सागर से। यहाँ कई सुंदर समंदर के किनारे हैं जहाँ लोग आते हैं, धूप सेकते हैं, घंटों समय बिताते हैं। इसमें सूची बीच एक प्रमुख है। इसका साफ पानी और सुनहरी रेत किसी को भी आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा जापान सागर के किनारे व्लादिवोस्तोक बीच भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ ठंडी समुद्री हवाएं चलती हैं और खास समुद्री खाना मिलता है। बाल्टिक सागर के किनारे क्रीमिया बीच भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ गर्मियों के मौसम में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। रूस का साइबेरिया इतना बड़ा है कि इसमें 4 भारत आसानी से समा सकते हैं, लेकिन साइबेरिया में प्राकृतिक कठोरता इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर लोग बहुत कम ही रहते हैं और इसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों और जंगलों का है। रशिया के सर्बिया में मौजूद बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरे और साफ ताजे पानी की झील है। इस झील की गहराई 1642 मीटर यानी कि 5387 फीट है और ये झील 31,500 स्क्वायर किलोमीटर दूर तक जाती है। बैकाल झील का पानी बहुत ही साफ है और शुद्ध है। ये झील 20% ताजे पानी का हिस्सा अपने अंदर समाये हुए है। न केवल पानी बल्कि इस झील में 1700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। बैकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से एक है, जो लगभग 25 लाख साल पुरानी है। ये है रूस का एक और बेहद ही सुंदर गांव, काबरदीनो बल्कारियन गांव। ये गांव रूस और जॉर्जिया देश के बॉर्डर पर बसा है। ये पूरा इलाका कॉकेकस के पहाड़ों और पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े घास के मैदान नजर आते हैं। इन्हीं मैदानों पर, पहाड़ों पर यहाँ घर बने हैं जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं। ये गांव चारों तरफ से हरा भरा दिखाई देता है, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में। गांव के लोग खेती बाड़ी तो करते ही हैं, साथ में यहाँ के जीवन का मुख्य आय का स्रोत पशुपालन से होता है। पहाड़ों पर खेती करना मैदान के मुकाबले मुश्किल है, इसीलिए पशुपालन को यहाँ ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है। गांव के लोग बड़ी संख्या में घास उगाते हैं। यहाँ हर एक किसान के पास 10 से ज्यादा गाय होती हैं। इसके अलावा ये भेड़े रखते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं, क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसके बॉर्डर कई देशों से लगते हैं और ऐसी जगह पर आबादी ज्यादा नहीं है। जो लोग इस गांव में रहते हैं उनके पास जगह की कोई कमी नहीं। इनके पास बड़े बड़े खेत हैं, घर हैं और पशुपालन करने के लिए बड़ी जमीन भी। सुबह होते ही गांव के लोग अपने पशुओं को, गाय को और भेड़ों को घास के मैदानों में ले जाकर छोड़ देते हैं, ताकि पशु हरी घास, पत्तियां और पौष्टिक खाना खा सके, ताकि इनके पशु स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा दूध दें। इन्हीं खेतों में इन्होंने
चारा रखने के लिए झोपड़ियां भी बनाई हुई हैं। यहीं से लोग घास काटते हैं और सुखाते हैं और फिर इन झोपड़ियों में रख देते हैं। इनके पशु बिल्कुल स्वस्थ नजर आते हैं, जो अच्छी मात्रा में दूध देते हैं और इन्हीं के दूध को ये अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बाहर बेचते हैं और फिर पनीर, चीज, मक्खन, घी बनाकर दूसरे शहरों में बेचने जाते हैं। पशुपालन इस गांव की आय का एक मुख्य स्रोत है। ये गांव प्राकृतिक रूप से तो बहुत सुंदर है ही, साथ में यहाँ आपको झरने भी देखने को मिलते हैं, झीलें नजर आती हैं और प्रकृति की शांति का एक अलग अनुभव होता है। हालांकि ये लोग चाहें तो शहरों में जाकर बस सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने खेतों से, जानवरों से, गांव से बहुत प्यार है और ये यहीं पर जन्म लेते हैं और फिर पूरा जीवन इसी गांव में इसी तरह बिताते हैं।